ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया। जब इसको कूच कांच करके पूरा का पूरा क्या किया जाएगा, स्लरी बनाया जाएगा। ये भी तो टूटेंगे, लिपिड है तो ये लिपिड भी टूटेगा, ये भी पिसाएगा वहां पे, ठीक है। तो बाकी सारे जैसे पिसाए, ये भी पिसाएगा वहां पे। जब लिपिड पिसाता है तो कंप्लीटली सेपरेट होते नहीं। देख रहे हो, ये एक लिपिड है, ये एक लिपिड है, ये एक लिपिड है। तो पूरे के पूरे लिपिड का यहाँ पे क्या बना हुआ है, सीरीज बना हुआ है। ध्यान दो, यहाँ पे तो हम लोगों ने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में देख लिया। एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल मॉलिक्यूल, हाँ यही बोल सकते हैं, क्लियर। जो कि तुम्हारा इन दोनों में से किसमें एडजस्ट किया जाए यही समझ में नहीं आता। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ लिपिड। चीज क्लॉथ हो या फिर कॉटन क्लॉथ हो, भाई वो हैवी नाम लिखता है, हम लोग देसी आदमी, हमको पता है धोती से ही इसको निचोड़ना है, क्लियर। थोड़े मोड़े सब्सटेंस है तो घर में जो रूमाल पड़ा हुआ रहता है उसी से निचोड़ना है, ठीक है। तो उसे तो फिजिक्स मतलब केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स का आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया। अब आगे बायो का भी तुम लोग का आज का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और मैंने पहले ही बोला था कि आज के क्लास में हम लोग बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। अब बायोमोलिक्यूल्स को लेकर के देखो भाई, मैं पहले ही तुमको मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं। जितने लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चुका है, मोस्टली स्कूल्स में करते क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले ही निपटा दिया जाता है, ठीक है। तो तुमको थोड़ा मोड़ा चीजें याद रहेगा। जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आता, वो एक काम बस करना थोड़ा सा, क्योंकि वहां अभी मेरे को यहां पे करा पाना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्लियर। इनकेस अगर 10th वालों का क्लास चल रहा होता तो मैं तुमको उसमें इंक्लूड कर देता, बट अभी 10th वालों का भी वो चैप्टर अभी स्टार्ट किए नहीं है। तो तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, ज्यादा तुमको दिया नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में जितने भी तुम्हारे मॉलिक्यूल्स या कार्बन का जो हम लोगों ने फॉर्म किया था स्ट्रक्चर, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, साथ साथ में उनके जितने तुम्हारे क्या थे फंक्शनल ग्रुप्स थे, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, वो कहां कहां पे अटैच होते हैं, कैसे अटैच होते हैं, उनका नेमिंग कैसे किया जाता है, ये सब तो डिटेल में देखे हुए थे क्लास 10th में। तो जो भी देखे थे बेसिक्स उतने का ही बस यूज है अभी के क्लास में, क्लियर। बायोमोलिक्यूल्स में बाकी जो एलिमेंट्स यूज करेंगे वो तो मैं तुमको ऑर्गेनिक है वो तो ऑलरेडी बताते हुए चलूंगा साथ ही साथ में। बट जितना तुम लोगों ने क्लास 10th में कवर किया हुआ है उतना तो एटलीस्ट रिक्वायर्ड है ही है। तो आज के लिए मैं तुमको, क्योंकि आज तो इंट्रो का क्लास होने वाला रहेगा और बेसिक से निपटाने वाले हैं आज हम लोग, खैर तुम्हारे जो क्या बोलना चाहिए उसको स्ट्रक्चर्स में पहुंचेंगे नहीं, मे बी, क्लियर। तो और देखते हैं, पहुंच भी गए तो मैं आज स्ट्रक्चर कराऊंगा नहीं, क्योंकि भाई स्ट्रक्चर करवाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा जब तुम्हारे भेजे में वही नहीं रहेगा। हालांकि वहां तक पहुंचना भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक है वैसे, क्लियर। तो ध्यान देना, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के लिए तुमको क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, खास करके जो हम लोगों ने वहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए थे, साथ साथ में जो हम लोगों ने नेमिंग किया हुआ था, ठीक है, नेमिंग किया हुआ था। इतना किसी भी हाल में कल करके बैठोगे, अदरवाइज झूठ नहीं बोल रहा है, तुम्हारे लिए ये क्लास हवा बन करके निकल जाएगा। किधर से चैप्टर स्टार्ट हुआ किधर से खत्म हो गया तुमको पता भी नहीं चलने वाला। और जब जब ऑर्गेनिक पढ़ लोगे, मैं मान लो यहीं पे ऑर्गेनिक क्लियर किए, भाई मैं इतने के लिए मैं इंश्योर हूं, तुम दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ लो, ऑर्गेनिक का मैक्सिमम क्लैरिटी मैं ही तुमको प्रोवाइड करने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ लो, सब लोग आगे पीछे करके पढ़ाते हैं, आधे के भेजे में जाता है, आधे दिमाग से उतर जाता है, और स्कूल्स वगैरह में तो उसको एकदम हलवा टाइप का निकाल देते हैं। 2 चैप्टर से बहुत ऊपर ऊपर से निकाल दिया जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलने वाला चैप्टर कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके ये चैप्टर को साथ साथ निपटाते हुए चलो। स्टार्टिंग के एलिमेंट समझ गए, बाकी भूल जाओ भाई। क्लास 10th का अगर ऑर्गेनिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के नेमिंग वाले सेक्शन कंप्लीट करके आ जाते हो, मैं गारंटी देता हूं इस चैप्टर के खत्म होते होते तक ये तुमको सबसे इजी चैप्टर लगेगा। आ रहा समझ में, इजी। और पूरे बायो में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यही चैप्टर तुम्हारे क्लास 12th में 2 बार रिपीट होगा, एज इट इज केमिस्ट्री में और थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ में बायोलॉजी में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला चैप्टर तुम्हारा यही है, एज इट इज फॉर्म में रिपीट होता है, नया एलिमेंट तुमको देखना भी नहीं है बहुत ज्यादा। तो किसी भी हाल में भाई ये चैप्टर को तुमको समझना ही समझना है, ना समझ में आए रटते हुए चलो, लेकिन किसी भी हाल में ये चैप्टर खत्म होते होते तक सारे एलिमेंट तुम्हारे यहां होने चाहिए। आ गया इतना समझ में, क्लियर। चलो तो बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाओ बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, माइक का जैसे ही प्रॉब्लम होगा तुरंत चैट पे लिख देना, क्लियर, तुरंत चैट पे लिख देना तो चेंज करेंगे। बायो का मतलब जाहिर सी बात है जान रहे हैं कि बायो हम लोग उसको बोलते हैं जिनमें कभी कभार उसमें लाइफ हुआ ही रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे जनरली बायो में ले लेंगे, क्लियर। मतलब एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सीधा सीधा की बात करो, एकदम शॉर्ट में अगर बात करोगे
तो ऑर्गेनिक चीजों की बात किया जा रहा है, और मॉलिक्यूल्स का मतलब तो वैसे भी पता ही है। क्लियर? तो जाहिर सी बात है, बायो का मतलब हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले लिए जो कभी ना कभी जिंदा किसी न किसी फॉर्म में हुए रहेंगे, किसी न किसी लाइफ को प्रोवाइड करने वाले रहेंगे। क्लियर? इसको हम लोग बोल रहे हैं बायो। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हम लोग किसी भी लिविंग बीइंग से ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर? उन सारे मॉलिक्यूल्स हम लोग बोलेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन में चिपकाया हुआ है कि बायोमॉलिक्यूल्स किसको बोला जाएगा? ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग बीइंग्स या फिर दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। लेकिन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर? बेसिकली अगर बात करो तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें तुम्हारा हाइड्रोजन और कार्बन का कंटेंट होता है। ठीक है? उन सारे कंपाउंड्स को हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे। अभी के लिए दिमाग में इतना ही बिठाओ कि जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन कंटेंट रहेगा उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। आगे इतना समझ में? और मॉलिक्यूल्स का मतलब तो समझते हुए आए हो कि मॉलिक्यूल बोला किसको जाता है। तो इस हिसाब से पहले हम लोग इसमें लिख लेते हैं डेफिनेशन। लिखो, ऑल दी मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट क्या बोलना चाहिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एनसीईआरटी में डेफिनेशन में इसको नहीं बताया है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसमें लेना है, लेकिन उसके जस्ट बाद के लाइन में चिपका दिया है कि जो एनिमल्स रहते हैं इनमें ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। उसमें लिखा हुआ है कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है? कार्बन कंपाउंड्स, ऑल दी मॉलिक्यूल्स, इसमें मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कार्बन कंपाउंड्स, मतलब ऐसे ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कंटेंट हो। all the molecules that we get from a living organism। ठीक? और एनसीईआरटी में कार्बन कंपाउंड्स लिखा हुआ है, जबकि ये होना चाहिए ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। भाई है ना हमारे बॉडी में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो लिखो ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं? बेसिकली यही होते हैं, कौन से? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक का मतलब जो ना हो कार्बन, जैसे H2O हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड भी इनऑर्गेनिक ही होता है, उसमें हाइड्रोजन भी आना चाहिए साथ साथ ऑर्गेनिक के लिए। क्लियर? भाई अभी बेसिक में चल रहा है, जितना भेजे में आ रहा है उतने को निपटाते हुए चल। ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोकार्बन इसीलिए तो बोला जाता है। अभी अभी मैंने बोला था कि हाइड्रोजन और कार्बन कंटेंट किए हुए कंपाउंड जो रहेंगे वो हाइड्रोकार्बन होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन नहीं आ रहा, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्लियर? सिर्फ कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन हो तो काम नहीं चलेगा, कार्बन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए। आगे इतना समझ में? ठीक है? बेसिकली उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अब ध्यान दो, बुक में बताता है भाई कि हम लोग का अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट का मतलब तो समझते हो, इतने तो पैदल हो गए नहीं। अर्थ क्रस्ट बोलने का मतलब अपर लेयर, अपर लेयर को अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद जहां पे मैग्मा है या फिर लावा है उसको बोला जाता है मेंटल, और सेंटर वाले पार्ट को बोला जाता है कोर। क्लियर? सेंटर पार्ट को बोला जाएगा यहाँ पे कोर। तो अर्थ क्रस्ट जो है, अर्थ क्रस्ट में बेसिकली जितने टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं भाई वो सारे मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में भी रहते हैं। क्लियर? वो सारे मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में भी रहते हैं। अब एनसीईआरटी के बुक में तुम्हारा एक टेबल दिया हुआ है जहां पे इसको कंपेयर किया हुआ है कि अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी, इनमें तुम्हारे कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या आता है। तुम पहले मैं टेबल बता रहा हूं, एक चीज ध्यान देना, टेबल टोटल इस चैप्टर में 5 है। इस चैप्टर में टोटल टेबल 5 है। पांचों के पांचों टेबल तुमको बिल्कुल लर्न नहीं करना, बिल्कुल भी याद नहीं करना। क्लियर? लर्न उसको अभी तुमको करना ही नहीं है, बस समझ लो कि चैप्टर में तुमको क्या क्या को याद करना पड़ेगा, और उसको हम लोग याद करेंगे आराम से एग्जाम के टाइम पे या फिर सीधा नीट के लिए। क्योंकि भाई अभी तुम जितना भी उस पर भेजा खपा लो, 2 दिन के बाद तुम्हारे दिमाग से उतर जाएगा वो। क्लियर? क्योंकि फुल्ली डेटा वाले पार्ट्स हैं, तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट को मैं तुमको समझा देता हूं, उसी को कॉपी में पेंसिल में टिक मार लो या जो भी लिखने का वहां पे लिख लेना, और बाकी याद करने वाला चीज टेबल को हम लोग करेंगे एग्जाम के टाइम पे। चलो ठीक, अब
टेबल जो दिया है पहले मैं उसको समझा दूं तुमको, देखो ध्यान से। देखो जिसको जिसको दिख रहा है यहीं पे इसी से ऑब्जर्व कर लो, जिसको नहीं दिख रहा है बुक में ऑब्जर्व करो। दिख रहा है क्या? हाँ बेहतरीन दिख रहा है भाई, तो इससे और क्या क्लैरिटी लोगे। चलो अब ध्यान देना यहाँ पे किन किन चीजों की बात किया जा रहा है, किसको क्या, और तुम्हारे भेजे में क्या रहना चाहिए। सबसे पहले चीज यहाँ पे तुम्हारे हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर करते हुए सारे मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं, सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं यहाँ। क्लियर? अब ध्यान दो, हाइड्रोजन, एक काम करना, HNO, रट्टा मार लो, HNO, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, ये चार एलिमेंट अर्थ क्रस्ट से हमारे बॉडी में ज्यादा परसेंटेज में अवेलेबल है। ध्यान दो, हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में कितना प्रेजेंट है? 0.14%। हमारे बॉडी में कितना है? 9.5, बहुत ही ज्यादा हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, कार्बन, हम कार्बन अर्थ क्रस्ट पे कितना है? 0.03%। क्लियर? हमारे बॉडी में कितना मिलता है? 18.5%। आगे देखो, ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में कितना है? 46.6%। हमारे बॉडी में कितना है? 65.0%। नेक्स्ट, नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट पे नेग्लिजिबल है, बहुत कम अमाउंट पे है, लेकिन हमारे बॉडी में कितना मिलता है? एनवायरमेंट में नहीं ना, अर्थ क्रस्ट में हमारे बॉडी में कितना मिलता है? 3.3%। तो ये चारों के चारों हमारे बॉडी में क्या है? वैल्यू ज्यादा है अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में। ये चारों में ऐसे टिक मारो। ये चार, ये चार, ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये चारों का ही कंटेंट अर्थ क्रस्ट से हमारे बॉडी में ज्यादा होता है। इतना समझ में आ गया? इंडिविजुअल बॉडी में भाई मेरे अकेले के बॉडी में लोगे तो भी ये परसेंटेज में दिया हुआ है, अमाउंट में मत ले लेना। फिर अमाउंट में अर्थ क्रस्ट का सारे इंसानों को मिलाएंगे तो नहीं हो पाएगा। क्लियर? परसेंटेज के बेसिस पे। नेक्स्ट, ये हो गया। अब आगे देखो, इसके बाद एक और डेटा तुमको याद रखना है, आखिरी वाला, ये आखिरी का। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो सिलिकॉन है ये नेग्लिजिबल है, और एनवायरमेंट में 27.7, मतलब हमारे कंपैरिजन में ये अर्थ क्रस्ट में बहुत ही ज्यादा अमाउंट पे, बहुत ही, और हमारे बॉडी में लगभग लगभग ना के बराबर। तो इसीलिए आखिरी को याद करोगे तो टोटल 5 एलिमेंट्स तुमको दिमाग में बिठाने हैं। इनका वैल्यू याद ना करो, बस दिमाग में बिठाओ HNO, HNO। ये जो चार एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे बॉडी में अर्थ क्रस्ट से ज्यादा मिलेंगे, और सिलिकॉन जो है ये अर्थ क्रस्ट में हमारे बॉडी से बहुत ज्यादा मिलेगा, ये हमारे बॉडी में नेग्लिजिबल होता है। आगे इतना समझ में? तो ये 5 एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट तुमको भेजे में बिठाना है। परसेंटेज गोली मारो, कभी नहीं पूछा जाएगा। आ गया समझ में? भाई इतना डेटा कहां कहां से रट्टा मारोगे? एग्जाम के पहले के टाइम पे जब एग्जाम दिलाने जाओगे उससे पहले एक बार इसको ऑब्जर्व करके चले जाना, ताकि एक बेसिक आइडिया रहे। ठीक है? याद मत करना, मैं बोल रहा हूं। हाँ, जिसको भाई याद करने का इच्छा है कर लो, मेरे मेरे को कोई थोड़ी प्रॉब्लम है। चलो भाई ठीक। तो ये चीज क्लियर हो गया रहेगा, ये समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एनालिसिस ऑफ ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, बायो मॉलिक्यूल्स है, इनको कैसे किया जाता है, इनको कैसे एनालाइज किया जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एनालिसिस ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। एनालिसिस ऑफ, एक सेकंड ना, लिखो लिखो, हेडिंग लगाओ, एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, हेडिंग लगाओ जल्दी। एक सेकंड जस्ट। ठीक, ठीक है चलो। वो एक्चुअली मैं आज फिर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ था, जितने लोग रिकॉर्डेड वाले हैं वो लोग अब भगवान को थोड़ा सा याद ही कर ले भाई, 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद उनको समझ में आएगा। हालांकि ये वीडियो जो है ये अवेलेबल करवा देंगे, वैसे एक्सटर्नल सोर्स में रिकॉर्डेड है। चलो, हाँ, ऐसे लिखो, एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स।
इसको एनालाइज करना है कि भाई बायोमोलिक्यूल्स में एक्चुअली में कौन कौन से टाइप के तुम्हारे मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स या जो भी सब्सटेंस वहां पे यूज हुआ है ये तुम्हारे मिलने वाले होंगे। तो जाहिर सी बात है कि बायोमोलिक्यूल्स जो है ये, अब समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, देखो बहुत ही इजी है, फालतू में इसको लंबा चौड़ा करके बुक में लिखा, एनसीईआरटी का बुक पता नहीं भाई क्या है, जो चीज काम का रहता है उसको एकदम शॉर्ट में निपटा देता है और फालतू फालतू के स्टोरीज इसको भरने के लिए मतलब कि बेहतरीन लिखेगा उसको, क्लियर, जो कि 2-2 मिनट 3-3 मिनट में काम हो जाना चाहिए। अब समझो ध्यान से, एनालिसिस करने के लिए हम लोग करते क्या है, इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग सबसे पहले वो पनीर बनाते हुए देखे हो क्या, पनीर, पनीर बनाना तो आता होगा, अरे उसको छोड़ो, शादी ब्याह में चाय बनाते जानते हो ना, तो वहां पे चाय छन्नी का यूज नहीं करते, वहां पे उसको छानने के लिए वो धोती का यूज करते हैं, कॉटन, कॉटन का जो क्लॉथ रहता है, क्लियर, धोती, धोती जिसको बोलते हैं, उसमें पूरा चाय को उड़ेल दिया जाएगा, फिर उसको बर्तन में निचोड़ दिया जाता है, तो जो उसका लिक्विड पार्ट रहता है वो बाहर आ जाता है, और जो चाय पत्ती, सॉरी, वो जो काले कलर का चाय पत्ती रहेगा उस पे साथ साथ में और क्या बचेगा, जो इलायची के दाने रहते हैं, इलायची का जो लीफ रहेगा और अदरक रहेगा, वो सारा कुछ उसमें छन करके कपड़े में रह जाएगा, और पानी के साथ साथ क्या 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 अंदर जाने वाला है, मतलब बाहर छन करके आने वाला रहेगा पानी, उसमें शुगर डिजोल्व रहने वाला है, साथ ही साथ में उसमें घुला हुआ है क्या चीज, मिल्क, मतलब दूध, क्लियर, तो वो बाहर निकल करके आ गया, और जो चीज छन गया है मतलब बाहर निकल करके नहीं आया हुआ है वो तुम्हारा एक पार्ट हो गया, और छना हुआ जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्टर होकर के आया हुआ है वो एक पार्ट में आ गया, आगे इतना समझ में, ठीक है। अब समझो, जो काम हम लोगों ने वहां पे किया हुआ है, हम लोगों ने चाय बनाने के लिए किया क्या था, सारे सब्सटेंस को पानी में लेकर के उबाले थे, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग को बायोमोलिक्यूल्स का स्टडी करना है तब के केस में करोगे क्या, कोई सा भी एक लिविंग टिश्यू लोगे, कोई सा भी लिविंग टिश्यू, ठीक है, कोई सा भी लिविंग टिश्यू, प्लांट का टिश्यू हो, एनिमल टिश्यू हो, कोई सा भी हो, लिविंग टिश्यू ले लिए, जनरली बुक में लिखा हुआ रहता है प्लांट टिश्यू या फिर लीवर टिश्यू, लीवर मतलब ह्यूमन का जो लीवर रहता है या एनिमल्स का जो लीवर रहता है, ये बेहतरीन काम में आते हैं, ठीक है, मतलब अच्छे से मॉलिक्यूल्स वगैरह कितना कंटेन किए हुए ये बता पाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से या तो प्लांट सेल ले लो या प्लांट टिश्यू ले लो या फिर लीवर टिश्यू ले लो, कुल मिलाकर के लिविंग ऑर्गेनिज्म का टिश्यू लेना है। अब करोगे क्या, उसको फिर उसको क्या बोलते हैं, जो कूटते हैं भाई, ओखली जो रहता है, ओखली रहता है ना, ओखली देखे हुए हो क्या, कूटने के लिए, क्लियर, उसको पहले कूटा जाएगा, कूटने के बाद फिर वो पूरा का पूरा पेस्ट बन जाएगा, पेस्ट को बोलेंगे स्लरी, स्लरी, क्लियर, स्लरी बन गया, तो स्लरी बनने के बाद अब उसको करेंगे क्या, चीज क्लॉथ हो या फिर कॉटन क्लॉथ हो, भाई वो हैवी नाम लिखता है, हम लोग देसी आदमी, हमको पता है धोती से ही इसको निचोड़ना है, क्लियर, थोड़े मोड़े सब्सटेंस है तो घर में जो रूमाल पड़ा हुआ रहता है उसी से निचोड़ना है, ठीक है। तो उससे जब निचोड़ दिया जाएगा तो दो पार्ट्स में तुम्हारे सब्सटेंसेस जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, एक जो फिल्टर होकर के नीचे में आ जाएगा, दूसरा जो फिल्टर ना होकर के ऊपर में आएगा। दूसरा चीज इसमें दिमाग में बिठाना, जब उसको कूटा जा रहा था तब के केस में हम लोग उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एक यूज करते हैं, ये रट्टा मारो पूरा, ठीक है। जब ये तुम्हारा मॉलिक्यूल स्टडी या फिर केमिकल स्टडी किया जाता है, केमिकल एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स किया जाता है, तो उसको किसके साथ में मिक्स किया जाता है, बोलने से ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में जब उसको मिलाएंगे, मिलाने के बाद फिर उसको निचोड़ेंगे, निचोड़ने के बाद तुम्हारा कुछ पार्ट फिल्टर होकर के बाहर निकलेगा और बाकी उसी में बच जाएगा, बाकी उसी में बच जाएगा, क्लियर, क्लियर। चलो अब इतने को पहले लिखें, फिर किसको किसको क्या क्या बोलते हैं वो लिखेंगे। टेक ऑर्गेनिक टिश्यू, लिविंग टिश्यू लिखो, लिविंग टिश्यू। अब लिविंग टिश्यू को करना क्या है, लिविंग टिश्यू को अब उसको क्या बोलते हैं भाई, एक तो पेस्टल तो बोलते हैं, एक और क्या होता है, कुछ तो होता है, बढ़िया सा नाम है उसका। अब ओखली थोड़ी लिखोगे, ओखली तो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, अ के अनार आ के आम में जो ओ के ओखली आता है ना, ओखली, हाँ बस वही ओखली यूज करना है, क्योंकि भाई पुराने जमाने में ये सारे स्टडी किए हुए थे और पुराने जमाने की स्टडी के हिसाब से ओखली ही यूज किया। भाई अब ग्राइंडर आ चुके हैं, अब ग्राइंडर में उसको ग्राइंडिंग भी कर सकते हो, लेकिन पुराने जमाने में उसको ठेस कूच करके पूरा का पूरा पेस्ट बनाया जाता, पेस्ट बनाएंगे तभी जाकर के वो स्लरी बनेगा। और स्लरी जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो दूध से क्या बोलते हैं उसको भाई, पनीर, पनीर बनाने का, हाँ मोटार, मोटार एंड पेस्टल होता है, ठीक है, पेसल लिखो लिखो लिखो, मोटार एंड पेसल। टेक लिविंग टिश्यू
टेक लिविंग टिश्यू, मिक्स ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, वो क्या जाएगा ये Cl3 सी COOH। क्लियर? एसिटिक एसिड का CH3COOH लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है भाई ये बेसिकली। अब जितने लोग का क्या बोलना चाहिए ऑर्गेनिक पूरा खत्म है, हाँ उनके लिए चैप्टर अभी शुरुआती में खत्म टाइप का लगेगा, ये कौन सी दुनिया में आ गया टाइप का। क्लियर? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्लियर? कल बिना ऑर्गेनिक या फिर कार्बन एंड कंपाउंड 10th कब किए अगर क्लास अटेंड करोगे, हाँ तो 2-4 लोग तो वैसे भी बेहोश हो जाओगे और बाकी लोग के कुछ पल्ले पड़ना है नहीं। एक आध दो लोग जिन लोग का ऑर्गेनिक हो चुका है या फिर जिन लोग को क्लास 10th का याद रहेगा वही लोग रिटेन कर पाओगे, बाकी सब भगवान के भरोसे में चले जाओगे। आगे देखो, मिक्स ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिलाने के बाद इसको क्या करना है, पूछना है, स्लरी बनाना है, मेक स्लरी। बाय यूजिंग, फिर नाम दिमाग से उतर गया, PSTLE अभी लिखे रहो, मोर्टार एंड पेसल। मोर्टार एंड पेसल का यूज करके इसको स्लरी बनाएंगे। स्लरी बनने के बाद अब इसमें यूज किया जाएगा फिल्टर बाय यूजिंग चीज क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के ये चैप्टर है, अदरवाइज इस चैप्टर से इजी और चैप्टर ही नहीं है। जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक भी पता है, 10th लेवल का भी ऑर्गेनिक जिसको पता है, क्लास 10th में जो कार्बन एंड कंपाउंड पढ़े हुए थे वो भी जिसको पता है उसके लिए चैप्टर बहुत इजी। और उतना करके आ जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूं ये चैप्टर खत्म होते तक इसको मैं इजी बना दूंगा। आ रहा बात समझ में? लेकिन उतना कम से कम में याद रहना चाहिए भाई, नहीं तो तुम जितना भी प्रैक्टिस कर लो इस चैप्टर में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ भी। क्योंकि आधे से ज्यादा हम लोग उन्हीं सारे बेसिक एलिमेंट्स का यूज करके ही अपने कॉन्सेप्ट प्रिपेयर सॉरी बनाने वाले हैं। आगे देखो, फिल्टर बाय यूजिंग चीज क्लॉथ या फिर कॉटन क्लॉथ, उसके बाद यहां पे तुम्हारे ये दो सब्सटेंसेज में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्सटेंस विच फिल्टर आउट। इसको हम लोग बोलते हैं फिल्टरेट। क्लियर? और सब्सटेंस विच रिमेन्स, सब्सटेंसेस विच रिमेन लिखो, ये क्या आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटेट, रिटेंटेट, रिटेंटेट। क्लियर? क्या बोल रहे हैं इसको, रिटेंटेट, रिटेंटेट। यहां पे हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसको एसिड बोल रहे हैं। क्लियर? अब जाहिर सी बात है भाई, जब चीनी लिए थे, चीनी चाय बनाने के लिए जब चीनी यूज किया तो पानी में घुल गया, घुलने के बाद वो फिल्ट्रेट बन गया, फिल्टर होकर के बाहर निकल गया, इसका मतलब वो किसमें डिजोल्व हुआ था, वाटर में। इसका मतलब चीनी जो है या शुगर जो है ये वाटर सोल्यूबल है। सेम वैसे ही ये जो सब्सटेंसेस होंगे, ये सब्सटेंसेस तुम्हारे ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड मतलब एसिड सॉल्यूबल होंगे, सीधी सी बात। क्लियर? तो इसमें लिखना ये जो सब्सटेंसेस रहते हैं कैसे होते हैं, एसिड सॉल्यूबल। जाहिर सी बात है ये अगर एसिड में घुल जाते तो ये भी पार होकर के निकल जाते, तो ये क्या होते हैं, एसिड इनसॉल्यूबल। इसको क्या बोल रहे हैं, एसिड इनसॉल्यूबल। ये हो जाएंगे एसिड सॉल्यूबल, ये हो जाएंगे एसिड इनसॉल्यूबल। पहले इतने को छापो, फिर इनके बारे में हम लोग डिफरेंस लिखेंगे नेक्स्ट पेज में। क्लियर? छापो, जल्दी छापो, जल्दी जल्दी।
फिर इनको माइक्रो, इनको मैक्रो, अरे लिखो पहले इसको जल्दी, फिर माइक्रो मैक्रो क्या क्या बोला जाता है और भी नाम, एक एक करके पूरा लिखेंगे पूरा, फिर कुछ एग्जांपल्स और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो सर पुल का, अरे भाई पुल का मतलब कुछ नहीं होता है, बुक में इसको एसिड सॉल्युबल पुल लिखा है। एसिड सॉल्युबल पुल बोलने का मतलब, पुल का मतलब सब्सटेंसेस जो एसिड में सॉल्युबल हो, तो इसको एसिड सॉल्युबल पुल लिखा है बुक में, और इसको एसिड इनसॉल्युबल पुल लिखा हुआ बुक में। पुल का मतलब कुछ नहीं है, पुल का मतलब पुलिया ना समझ लेना। क्लियर? ये वो पुलिया नहीं है, ये पुल का मतलब हो जाएगा सब्सटेंसेस जो कि तुम्हारे घुले हुए या ना घुले हुए फॉर्म में रहने वाले रहेंगे। ठीक है, डन, गुड, वेरी गुड, नेक्स्ट। तुम वहीं पे कंटिन्यू करो, मेरे पास स्पेस नहीं वहां पे, मैं इसीलिए नेक्स्ट पेज यूज कर रहा हूं, उसी के नीचे नीचे लिखते चलो। इधर क्या थे? फिल्टरेट, इधर क्या आ जाएंगे? रिटेंटेट। जितना उधर लिखे हुए मैं रिपीट नहीं कर रहा उधर उसको, ठीक है। ये क्या होते हैं? स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स। साइज इसका बुक में दिया हुआ, देखो इसके साइज को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग डाल्टन का यूज करते हैं, डाल्टन यूनिट है, क्लियर, डाल्टन। तो नोट करके नीचे में चिपका लो कहीं पे, डीए, इसको शॉर्ट में डीए लिखेंगे, क्लियर। डाल्टन इज यूज्ड टू मेजर द साइज ऑफ, क्या है यहां पे, मॉलिक्यूल्स। अच्छा मैंने तुमको सब्जेक्ट नहीं बताया ना, लिख लेना, सब्जेक्ट इन विच बायोमोलिक्यूल्स आर स्टडीड, उसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री द सब्जेक्ट इन विच बायोमोलिक्यूल्स आर स्टडीड। क्या बोल रहे थे? हाँ, डाल्टन इज यूज टू मेजर साइज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। इसका जो साइज है ये तुम्हारा आ जाएगा 18 डाल्टन से लेकर के 18 डाल्टन से लेकर के 800 डाल्टन तक। और ये एक और वैल्यू देखने के लिए मिलता है, और लेस देन, ध्यान देना, लेस देन 1000 डाल्टन, लेस देन 1000 डाल्टन, 1000, 1000 डाल्टन से कम होना चाहिए। आ गया ये समझ में? क्लियर? क्लियर, नेक्स्ट। ये क्या हो जाएंगे? लार्ज इन साइज, भाई बहुत बड़े नहीं होते, उनके कंपैरिजन में लार्ज होते हैं। इनका जो तुम्हारा साइज रहेगा ये होता है अराउंड और मोर देन 10,000 डाल्टन। क्लियर? अराउंड एंड मोर देन 10,000 डाल्टन। अब जाहिर सी बात है फिल्ट्रेट में तुम्हारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आएंगे, मोनोमर पॉलीमर के बारे में मैंने तुमको पहले ही बताया हुआ है, तो जितने मोनोमर्स आएंगे वो तुम्हारे इसमें आ जाएंगे, जितने पॉलीमर्स होते हैं वो तुम्हारे इसमें आ जाएंगे। क्लियर? क्लियर, पहले इतने को लिखो फिर इसका एग्जाम्पल लिखा है, जल्दी जल्दी लिखो जल्दी। इसी में साथ में चिपका लोगे क्या? चिपका लो तो साथ ही में जल्दी हो जाएगा। देखो इसके एग्जांपल्स में समझो ध्यान से, और एग्जांपल इसी का हम लोग इधर भी देखेंगे। देखो सबसे पहले मैं तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, मान करके चलो एमिनो एसिड जैसे लिए, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड किसका मोनोमर होता है? प्रोटीन का, तो प्रोटीन आ जाएंगे इसमें। क्लियर है? क्लियर है? जैसे मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स बोलने का मतलब सिंपल, सिंपल शुगर लिखो, क्या आ जाएंगे? सिंपल शुगर। इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड। सैकेराइड वर्ड शुगर के लिए यूज किया जाता है, रट लो, सैकेराइड का भी भर भर करके यूज करेंगे। क्लियर है? मोनोसैकेराइड। क्लियर? यहां पे आ जाएगा मोनोसैकेराइड, यहां पे आ जाएगा कॉम्प्लेक्स शुगर। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। ठीक, और एग्जांपल में न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, अभी लिखो नाम ही लिख लो, आगे में क्लियर करेंगे।
न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड इससे मिलकर क्या बनेंगे? इससे बनता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ही होता है। क्लियर? तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड इधर बनेंगे, मोनोमर होते हैं ये तो ध्यान रहे होगे ऐसे। हाँ हाँ, न्यूक्लिक एसिड ये है। चलो कंफर्म, इधर ध्यान दो। ये जैसे डीएनए हो गया, तो डीएनए में यहाँ पे हम लोग के जो डंडी बने हुए रहते हैं, ये डंडी जो रहते हैं ये क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? ये क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। चलो भाई, चलो इतने को नोट डाउन करो फटाफट, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं जल्दी। डन, वेरी गुड। तो ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे क्या चीज बोलने से? मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, मैक्रो और माइक्रो नहीं लिखे हैं क्या? लिखो लिखो, एक लाइन और चिपका। फिल्ट्रेट, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। और रिटेंटेट को बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक, वो है माइक्रोमोलिक्यूल्स और ये हो जाएंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो साइज में बड़े। ठीक है, क्लियर, डन, गुड। नेक्स्ट, अब ध्यान देना, यहां पे तो हम लोगों ने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में देख लिया। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मॉलिक्यूल है, हाँ यही बोल सकते हैं। क्लियर? जो कि तुम्हारा इन दोनों में से किसमें एडजस्ट किया जाए यही समझ में नहीं आता। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ लिपिड, हेडिंग ना लगाओ, इसी के नीचे में लिखो लिपिड, अलग से लिखना स्टार लगा के। लिपिड, तो लिपिड के कंडीशन में इसको हम लोग कंसीडर करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स में, तो लिखना कंसीडर्ड इन मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े 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 साइज का मैक्रो, मैक्रो। considered in macromolecules but in size micromolecule। और एंड solubility insoluble in acid। insoluble in acid। ठीक है, ठीक है। तो लिपिड का ये तुम लोगों का 3 पॉइंट दिमाग में बिठा करके रखना है। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, भेजे में अच्छे से बिठाओ। हालांकि हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ था, उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं, ध्यान देना। लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखे थे, बाइलेयर होता है, लिपिड का ही बना हुआ रहता है भाई। हेड टेल बनाए थे कि नहीं बनाए थे पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए? अब ध्यान देना, ये जैसे मान करके चलो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक। देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया। जब इसको कूच कांच करके पूरा का पूरा क्या किया जाएगा? स्लरी बनाया जाए भाई। ये भी तो टूटेंगे, लिपिड है तो ये लिपिड भी टूटेगा, ये भी पिसाएगा वहां पे। ठीक है, तो बाकी सारे जैसे पिसाए, ये भी पिसाएगा वहां पे। जब लिपिड पिसाता है तो एक कंप्लीटली सेपरेट होते नहीं। देख रहे हो, ये एक लिपिड है, ये एक लिपिड है, ये एक लिपिड है, तो ये पूरे के पूरे लिपिड का यहाँ पे क्या बना हुआ है? सीरीज बना हुआ है। अब ध्यान दो, लिपिड को जब कूच कांच करके पूरा का पूरा क्या किया जाएगा? पीस लिया जाएगा, स्लरी बना दिया जाएगा, तब भी ये लिपिड जो रहते हैं वो एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते। ध्यान देना, ये बनाएंगे क्या? आफ्टर मेकिंग स्लरी। ये जो रहता है ये किस फॉर्म में आता है? ध्यान देना, दिख रहा है क्या? नहीं, खतरनाक दिख रहा है। वेट, बढ़िया से बना लेने दो। ये उनके हेड,
ये लिपिड का हेड। और भाई ये अरेंज ऐसे होते हैं क्योंकि इसका जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक होता है तो ये हमेशा अपने आप को अंदर की तरफ रखने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है, एक या दो लिपिड लोगे तो इसके टेल वाले पार्ट को तो अंदर करनी। भाई ये जैसे दो लिपिड लिया मैंने, अब इसके टेल को कैसे अंदर करोगे? वो तो इनसाइड में आएगा नहीं। अंदर करने के लिए पूरा का पूरा एक लेयर बनाना चाहिए, एक सर्कुलर पैटर्न पे या फिर एक स्फेरिकल पैटर्न पे आना चाहिए। तब के केस में ये बनाएंगे कैसे? इस टाइप से, ये इसका टेल, ये हो जाएगा इसका टेल, ये हो जाएगा इसका टेल, ये हो जाएगा इसका टेल, ये इसका टेल, टेल 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 और ये टेल। सभी के टेल इनसाइड में चले गए। और ये तुमको ये तुमको गोले टाइप का दिख रहा होगा, गोले टाइप का, ठीक है। इसको बोलते हैं वेसिकल्स। वही वेसिकल है जो हम लोग देखे थे पहले। हालांकि वहां पे हम लोगों का अलग अलग था चीजें। वेसिकल जो हम लोगों ने सेल वाले चैप्टर में देखा था, वेसिकल या फिर लाइसोसोम देखे थे ना वहां पे, वो अलग काम आता है, इसका अलग काम, इसको बोलेंगे वेसिकल्स। ठीक, अब समझो, अगर एक सिंगल लिपिड होता तो ये होता, लेकिन हमको स्लरी बनाने के बाद भी वो कौन से फॉर्मेट में मिलता है? ऐसे। क्लियर? तो जाहिर सी बात है इसमें तुमको लिपिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे। और यही चीज जो है ये तुम्हारा फिल्टर होकर के बाहर नहीं निकल पाता, इसी वजह से इसको हम लोग किसमें काउंट करते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स में। जबकि एक्चुअल अगर एक इंडिविजुअली अगर एक लिपिड की बात करोगे तो इसका साइज जो रहता है ये लेस देन 800 डाल्टन होता है, लेस देन 800 डाल्टन। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? मोर देन 10,000 डाल्टन। हाँ लिखे हैं, तो ये मोर देन 10,000 डाल्टन हो जाता है। इसी क्योंकि हमको कभी भी इंडिविजुअली ऐसा लिपिड नहीं मिलता, हर बार ऐसे ही मिलता है, हर बार ऐसे ही मिलता है। अब भाई जब एक्सपेरिमेंट करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो इसी फॉर्म को लेकर के करना पड़ेगा। इसी वजह से इसी को हम लोग मान लेते हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल का पार्ट है, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट में ये फिल्टर होकर के नहीं निकलता। तो ये क्या हो जाएगा? एसिड इनसॉल्यूबल भी है, हाँ एसिड इनसॉल्यूबल भी है, मैक्रोमोलिक्यूल है। इंडिविजुअली देखने से लेस देन 800 डाल्टन होता है, तो हम लोग उसको माइक्रो बोल सकते हैं। बट कंसीडर करते हैं हम लोग इसको किसमें? मैक्रोमोलिक्यूल्स में। किसमें? मैक्रोमोलिक्यूल्स में। आ गया ये समझ में? क्लियर है? चलो इसको छापो जल्दी, ये लिपिड के लिए तुम्हारा था। डन, गुड गुड। ये 860 नहीं है ना, ये 800 है। वो बोर्ड में ये 860 जैसे दिख रहा है, लेस देन 800 डाल्टन। नेक्स्ट, अब देखो हमारे बॉडी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऐसे ही फिल्ट्रेट और रिटेंटेड के फॉर्म में हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे भाई, या फिर हमारे लिए क्या बोलना चाहिए, फिल्ट्रेट और रिटेंटेड के फॉर्म में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो मिल जाते हैं जनरली। क्लियर? मिल जाते हैं। अब बचा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्टडी कैसे किया जाता है, हमारे बॉडी में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्टडी कैसे किया जाता है? इसके लिए हम लोग को करना रहता है एश एनालिसिस। ठीक है, एश एनालिसिस। नेक्स्ट स्टडी लगाओ, एश एनालिसिस। क्लियर? अरे ये वही एश है जो क्या बोलते हैं उसको, राख, जलाने के बाद जो बचता है। क्लियर? ये वही है। ठीक, क्लियर? चलो अब हम लोग करेंगे इसका क्या, एक एनालिसिस कैसे किया जाता है, ध्यान देना। सबसे पहले करेंगे क्या, टेक अ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू ले लिए, ज्यादा है नहीं, बहुत इजी है, देख लो। पता नहीं ऐसे बोला ना मैंने तुमको, मैं यहाँ पे जिस चीज को बिना बताए या बिना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किए लिखूंगा, मतलब समझ लेना बहुत इजी टॉपिक है और उसके बारे में तुमको पता है। और एनसीईआरटी में उसको भर भर करके लिखा हुआ है, मतलब पूरे डिटेल में। क्लियर? और जो काम के हैं, जो एक बार में समझ में नहीं आता भाई, उसको इतना शॉर्ट में मारता है एनसीईआरटी। तुम पहली बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो डेफिनेटली वो समझोगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? इवन अगर किसी से पढ़ लोगे, कोई पढ़ाएगा भी, जैसे मान लो मेरे अकेले से पढ़े हुए हो अभी,
तब भी बहुत कम चांसेस है कि तुमको एक बार में एनसीईआरटी का बुक समझ में आ जाए। 2-3 बार जब तक भेजे में नहीं घूमेगा तुम्हारे सारे के सारे एलिमेंट्स और सारे कॉन्सेप्ट्स अगर तुम्हारे दिमाग में घूमते नहीं रहेगा, तब तक एनसीईआरटी पढ़ना बेकार है, बेकार। क्लियर? चलो, टेक अ लिविंग टिश्यू, फिर करेंगे क्या, उसका ये जो वे करेंगे, मतलब वेट किया जाएगा, उसको तोला जाएगा। तो जब इसको लिविंग टिश्यू को तब तोला जाता है, तब उसके अंदर में वाटर भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्लियर? वे करने के बाद इसका जो वेट आएगा वो हो जाएगा वेट वेट। वेट वेट मिल गया। वेट वेट मिलने के बाद अब इसको करेंगे क्या, हीट। हीट करने के बाद जाहिर सी बात है ड्राई वेट मिलेगा। प्रोसीजर कभी कभी लिखने के लिए दे देते हैं स्कूल वाले, तो इसीलिए चिपकाओ। ड्राई वेट मिल गया। ड्राई वेट मिलने के बाद इसको बर्न किया जाएगा, मतलब जलाया जाएगा। फाइनली बचेगा क्या, यही ऐश। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब बर्न किया जाता है तो बर्न करने, एक काम करो ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो। बर्न करने के बाद इसके पास दो पॉसिबिलिटीज होता है, एक तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनके साथ क्या होगा देखेंगे, और इधर लिखो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जब हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक किसको बोल रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, और अभी अभी मैं चिल्लाया हुआ था कि हाइड्रोजन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो रहते हैं उन्हीं को हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं। और हाइड्रोकार्बन को याद करो क्लास 10th में और अभी केमिस्ट्री में भी जो चैप्टर हम लोगों ने कवर करके आया हुआ था, हाइड्रोकार्बन को जब भी बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तब के केस में हमेशा उसमें से क्या निकलेगा, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? तो ये जब इसको बर्न किया जाएगा तो भाई इसमें से ये क्या बना लिया, H2O बना लिया, ये लिबरेट हो गया, CO2 बना लिया, ये लिबरेट हो गया, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए खत्म। बचे क्या, सिर्फ इनऑर्गेनिक। रिमेन्स जो रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, तुम्हारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रिमेन्स, इसको क्या बोल रहे हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसको क्या बोला जा रहा है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये होता है एश एनालिसिस। एश एनालिसिस बोलने का मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस टाइप के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देख लिए कैसे निकालते हैं पहले वाले मेथड से, हालांकि उसमें इनऑर्गेनिक का भी पता चल जाना है तुमको। क्लियर? और इनऑर्गेनिक को स्पेसिफिक पता करने के लिए हम लोग कौन सा एनालिसिस यूज किया है यहाँ पे, एश एनालिसिस। एश एनालिसिस से प्रोसेस भाई इजी इजी ही तो है, समझ में आ गया होगा। कोई सा भी लिविंग टिश्यू लोगे तो जाहिर सी बात है उसमें वाटर कंटेंट रहेगा, और वाटर जो रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी में वाटर अच्छा खासा अमाउंट में मिलता है। क्लियर? क्लियर? चलो ये लिखिए क्या, ये हो गया, जल्दी लिखो जल्दी। डन, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, चेक करना पड़ रहा था उसको है कि नहीं है। नेक्स्ट, लिखो मत, टेबल एनालाइज करेंगे, तो तुम्हारे बुक का सेकंड नंबर टेबल दिया है। कुछ कुछ एलिमेंट्स मैं यहीं पे लिखवा रहा हूं, चिपकाते चलो। देखो, तो एश एनालिसिस टेस्ट करने के बाद भाई ये सारे के सारे हमारे मॉलिक्यूल्स मिले जो कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। तो सोडियम इनऑर्गेनिक, पोटेशियम इनऑर्गेनिक, कैल्शियम इनऑर्गेनिक, मैग्नीशियम इनऑर्गेनिक, वाटर इनऑर्गेनिक, ये जो अदर कंपाउंड्स दिए हुए सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक हो जाएंगे। तो ध्यान दो, कुछ कुछ एलिमेंट्स के बारे में तो पहले यहीं पे चिपका लो। सोडियम पोटेशियम जो रहता है ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए होता है। क्लियर? इसके बारे में न्यूरॉन्स जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे सोडियम और पोटेशियम जो रहते हैं ये हमारे बॉडी में नर्व इंपल्स जनरेट करने का काम करते हैं, मतलब जो हमारे बॉडी के सिग्नल्स आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नर्वस सिस्टम, यूज्ड इन नर्वस सिस्टम।
टू जनरेट इम्पल्स, इम्पल्स या ट्रांसमिट सिग्नल, वो भी होगा, ठीक है। जनरेट इम्पल्स, ट्रांसमिट सिग्नल, वो सब आ जाएंगे। अभी के लिए जितना है इतना ही लिखो, कम से कम भेजे में तो रहे कि भाई न्यूरॉन्स जो हमारे काम करते हैं वो इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। क्लियर क्लियर। ब्रेन वाले चैप्टर में मतलब कि आगे में उसको देखेंगे डिटेल में। कैल्शियम, कैल्शियम तो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर। एक तो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का काम भी कैल्शियम करवाता है, ऊपर से कैल्शियम तुम्हारे भर भर करके यूज है भाई। एक तो ब्लड क्लॉटिंग में यूज होगा, बोन से रिलेटेड यूज होता है। क्लियर। और भी बहुत सारे यूजेस होंगे जो अभी बेसिक दिमाग में उसी को चिपकाते हुए चलो। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। एक ये को फैक्टर के जैसा भी काम करता है, लिख लेना, को फैक्टर। सेम वैसे मैग्नीशियम जो है ये भी को फैक्टर है। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक तुम्हारा को फैक्टर ही है, आराम से लिख लो फिलहाल के लिए। ये भी को फैक्टर के जैसा बिहेव करने वाला। तो इस टाइप से तुम भाई पानी और ये NaCl वगैरह का नहीं समझ में आएगा क्या? ये बॉडी में एक्टिविटी लेकर के आता है। सोडियम ये प्रोवाइड कर रहा है, NaCl सोडियम प्रोवाइड कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है तुम्हारा कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा है। ये फॉस्फेट ग्रुप दे रहा है, और फॉस्फेट ग्रुप का तो भर भर करके यूज है। एडीपी टूटता है तो फॉस्फेट इन्हें खाता है और एटीपी बनाता है, याद करो। क्लियर। ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये सल्फेट ग्रुप है। इसका भी किसी ना किसी प्लांट्स में इसका मेनली यूज होता है। आगे ये समझ में क्लियर। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा इसके लिए एक टेबल। किसका टेबल है बोलेंगे तो जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग टिश्यूज में मिलते हैं उनके लिए हो जाएगा टेबल। टेबल के बाजू में इतना चिपका लो। सोडियम पोटेशियम नर्वस सिस्टम में यूज होंगे, कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड वाले चैप्टर में इसको डिटेल में देखेंगे, और मैग्नीशियम जो है तुम्हारा इसी चैप्टर में देखेंगे। मैग्नीशियम भी जो है वो फैक्टर के जैसा बिहेव करेगा, इसको हम लोग इसी चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। क्लियर। चलो ये छाप लो जल्दी, बुक में ही छापो, बुक में। हो गया क्या? हो गया होगा। चलो अब एक टॉपिक निपटाए फिर आज का क्लास छोड़ेंगे, और कार्बोहाइड्रेट जो है हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। भाई आज एक तो नाम बताना चालू करूंगा, आधे लोग का वैसे भी पसीने छूट जाएंगे। क्लियर, ठीक है। क्योंकि अभी पहले स्टार्टिंग से नाम ही हम लोग को देखना है। देखो डराने वाली बात नहीं है, मैं बार बार तुमको ये बोल रहा हूँ कि चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड मैं फिर से रिपीट करवा दूं। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही बेसिस पे, तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पता। कल एक बार मेरा बात मान करके जितने लोगों को ऑर्गेनिक में बेसिक स्ट्रक्चर्स आते हैं, बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, जैसे कीटोन किसको बोलते हैं, एल्डिहाइड किसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं, ये सब आते हैं। हाँ तो ये चैप्टर पूरे 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 बायोलॉजी में सबसे इजी चैप्टर बना के दूंगा। आया समझ में? क्योंकि भाई 3-3 बार यूज करना है। क्लियर। सबसे इजी बना करके दिया जाएगा, लेकिन बेसिक कल बिना अगर याद किए क्लास अटेंड किए, हाँ तो भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम कितना समझ रहे हो, क्योंकि मेरा काम है एक बार उसको एक्सप्लेन करना। मैं ऑर्गेनिक पढ़ा करके अगर ये कंप्लीट कर रहा होता तो आज तुम्हारा कम से कम मैं अच्छा खासा पोर्शन में निपटा देता, लेकिन ऑर्गेनिक में अभी तक नहीं पढ़ाया हुआ, और मेरे को ये भी नहीं पता है कि तुमने बाहर में ऑर्गेनिक किस लेवल पे पढ़ा हुआ है। क्लियर। तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि तुम में से किसी को ऑर्गेनिक नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर। इसी वजह से मैंने सजेस्ट किया कि जो क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जो टेबल्स देखे हुए थे भाई, टेबल्स 3-4 जो टेबल दिया हुआ एनसीईआरटी की बुक में, उसी को रगड़ा मार करके भागा। ठीक, उतने को याद कर लोगे तो यहां पे मैं तुमको अच्छे से ये चैप्टर समझा दूंगा। अदरवाइज मैं जितना इजी बना लूं ये चैप्टर, तुम्हारे भेजे में कुछ भी ना जाने वाला, कुछ भी ना जाने वाला। आ गया ये समझ में? ठीक है, वार्निंग समझ लो, प्योर वार्निंग। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मेटाबोलाइट्स। छोटा सा ये जल्दी निपटाओ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब क्लास एंड करेंगे। भाई नाम से ही पता चल रहा होगा कि वो सारे सब्सटेंसेस जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। एक काम करो, मेटाबॉलिज्म का यहाँ पे फिर से डेफिनेशन चिपकाओ, क्योंकि पहले में एक बार भी ना लिखे हम लोग, एक बार भी नहीं लिखे हैं। नीचे में चिपकाओ तो तुम कोने में लिख लेना। मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? जैसे मैंने तुमको पिछले वाले चैप्टर में जब हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म को देख रहे थे, इसमें मतलब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बताया गया रहता है
लेकिन हम लोग एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म किसमें इंक्लूड करते हैं? एम्फीबॉलिज्म में, ठीक है। और एम्फीबॉलिज्म मैंने क्या बताया था कि वो मेटाबॉलिज्म का एक टाइप है। अब ध्यान देना, किसी भी केमिकल, मतलब ये लिखो, इट इज सम ऑफ all the chemical reactions occur inside a living organism. It is sum total of all the reactions occur in living body या living organism. ठीक, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस का जो सम टोटल होता है, मतलब सबको मिला जुला करके हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। इसीलिए मैंने बोला था कि मेटाबॉलिज्म का एक टाइप होता है तुम्हारा क्या? एम्फीबॉलिज्म। और एम्फीबॉलिज्म में सिर्फ और सिर्फ टूटने और जुड़ने का ही प्रोसेस। हालांकि ये नौटंकी वाली बात है भाई, क्योंकि तुम कोई सा भी मॉलिक्यूल या कोई सा भी रिएक्शन करोगे, कुछ भी रिएक्शन करते हो तो कुछ ना कुछ उसमें जुड़ेगा या फिर कुछ ना कुछ उसमें से रिमूव होगा, मतलब टूटेगा। इसके बिना तो रिएक्शन होगा ही नहीं। आ रहा बात समझ में? तो कुल मिलाकर के ये बायो में टर्म्स को बढ़ाने का ही चक्कर है, और बाकी चोचला है समझ करके चलो बायो का। बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा हैवी लेवल वाली एलिमेंट है नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, कोई नहीं। मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं? सब्सटेंसेस विच अंडरगो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। लिखो, बेसिकली इसमें तुम्हारे दो टाइप के मेटाबोलाइट्स आने वाले हैं। एक को बोलेंगे हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एक को बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, एक हो जाएगा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एक हो जाएंगे तुम्हारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जाहिर सी बात है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स उसको बोलेंगे जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में यूज होते हो, और सेकेंडरी उसको बोलेंगे जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं। बेसिकली ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का ऐसा कुछ पार्ट होता नहीं है। ये जो सब्सटेंसेज रहते हैं ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बने हुए रहते हैं। ह्यूमन बॉडी में हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं देखते। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को किसके केस में दिखेगा? माइक्रोब्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में, जैसे फंजाई वगैरह हो गया। और ये आ जाएगा तुम्हारा प्लांट के केस में। तो प्लांट के केस में ये देखने के लिए मिलता है, हम ह्यूमंस में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ही देखने के लिए मिलेगा। तो लिखो, यूज्ड इन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यूज्ड इन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, वो सब आ जाएगा। मतलब कि जो प्राइमरली अकर होते हैं, चाहे एनिमल बॉडी ले लो चाहे प्लांट बॉडी ले लो। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? तुम्हारे प्राइमरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो जाएंगे। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, सॉरी मेटाबोलाइट्स बोलने का मतलब ऐसे लिखो, फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट, और ऐसे लिखो, नोट करके लिखो, नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। फाउंड इन फंजाई, प्लांट्स एंड अदर माइक्रोब्स। ठीक है, फाउंड इन फंजाई, प्लांट्स एंड अदर माइक्रोब्स। आ गया होगा इतना समझ में?
इनको याद नहीं करना, इसको बस इतना ही लिखना है, समझ में आ चुका रहेगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए तुम्हारे बुक में एक और टेबल दिया है, ठीक, उसमें मैं कुछ तुमको अभी नया चीज बताऊंगा नहीं, उसको एज इट इज जैसा टेबल दिया हुआ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए, मे भी 5.3 ही टेबल नंबर है, अभी और निकालूंगा नहीं मैं, अपने बुक से निकालो 5.3, उसमें टिक मारो और सीधा लिखो उस पे, आगे में पढ़ेंगे, ठीक है। आधे मेटाबोलाइट्स के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में देख लेने वाले हैं, सॉरी इस 11th के सिलेबस में देखेंगे, और कुछ मेटाबोलाइट जो है उनके बारे में हम लोग को क्लास 12th में देखने के लिए मिलने वाला है। क्लियर क्लियर, तो उसके बारे में हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स, टॉपिक्स या फिर क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही भेजे में बिठाओ, और फिर से बता रहा हूं, कल बिना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड किए जितने लोगों का ऑर्गेनिक नहीं हुआ है, इवन बेसिक भी स्टार्ट हुआ है या फिर स्टार्ट ही हुआ है, वो भी क्लास 10th का जितने टेबल तुमको दिखेंगे एनसीईआरटी बुक में या रेफरेंस बुक में, रगड़ के आओ कल, ठीक है ठीक है।